नमस्कार। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए समाचार की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगी अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी महिला सुरक्षा कर्मी। महिला दिवस पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक आज। महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वादे को कर सकती हैं पूरा। बेलफास्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मिलेगा नया बल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए जल्द करें बैठक। संघर्ष विराम समझौते तक रूस पर पाबंदी लगाने की दी धमकी। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए समान अधिकार और अवसर खोलने और एक समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है, जहां कोई भी पीछे ना छूटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, माई भारत स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शी बिल्ड्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट महिलाएं संभालेंगी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं नमो ऐप ओपन फोरम पर बहुत ही प्रेरणादायक जीवन यात्राएं साझा होते देख रहा हूं, जिसमें से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर मेरे डिजिटल इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए चुना जाएगा। मैं ऐसी और भी जीवन यात्राएं साझा करने का महिलाओं से अनुरोध करता हूं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 119वें संस्करण में कहा था कि ये सफल महिलाएं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने काम और अनुभव के बारे में बात करेंगी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा था कि आइए हम महिलाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2020 को इसी तरह के एक कदम के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अलग अलग क्षेत्रों के 7 अग्रणी महिलाओं को सौंपे थे। एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोअर्स के साथ मोदी इंटरनेट मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी जिले के वानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। वो 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण सरकार की ओर से किए गए कार्यों का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर सरकार उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को
वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में रहेगी। भाजपा शासित राज्य महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आइए एक नजर डालते हैं भाजपा शासित राज्यों में महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी वित्तीय सहायता योजना और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद दी जाएगी जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम होगी। वहीं फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना का ऐलान किया था। इस योजना को 1 मार्च से लागू कर दिया गया। योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की 12 किस्तों में सालाना 12,000 की मदद दी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मार्च 2023 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आगे जाकर 3000 रुपये देने का वादा किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मासिक 2500 रुपये का वादा किया था, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से कम है। साथ ही किसी अन्य सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ पाने वाली महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे माता पिता जिनके शहरी क्षेत्रों में सभी स्रोतों से वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये है तथा वर वधू की न्यूनतम आयु 21 और 18 वर्ष है, उन्हें 20,000 रुपये का विवाह अनुदान प्रदान किया जाता है जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित होता है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना 2024 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास रहने खाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। तो अलग अलग राज्य जो भाजपा शासित हैं वहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 25 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम होती है। अलग अलग राज्यों की हम बात करें जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। लक्ष्मी भंडार योजना से 48 लाख महिलाओं को फायदा होता है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 19 जुलाई 2023 को गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये की मदद दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 2024 में मार्च में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया था। इस योजना को अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना थी। हालांकि कुछ महिलाओं का कहना है कि उनके खाते में अब भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सितंबर 2023 में कलैकनार मगलीर उरिमाई थित्तम योजना शुरू की थी। इसके तहत 21 साल से ज़्यादा उम्र की महिला मुखिया को हर महीने 1200 रुपये की मदद मिलती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 10 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए और साल भर में 3600 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होनी चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि ये योजना सफल नहीं हो सकी।
रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नए भारतीय वाणिज्य दूतावास में समुदाय के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेलफास्ट में हमारी ब्रिटेन और यूरोपीय नीतियों के लिए कई मायनों में एक मिलन स्थल देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के दोनों तक विशेष पहुंच है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जल्द पूरी कर ली जाएगी। रुक करते हैं बिहार का। बिहार में हर साल बरसात के दिनों में बागमती नदी के रौद्र रूप के कारण बड़ी आबादी को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। हालांकि अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिवहर और पूर्वी चंपारण को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार ने मेगा प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बागमती नदी के बाढ़ से हजारों लोगों को मिलेगी राहत। बिहार सरकार ने बनाया खास प्लान। बागमती के सरप्लस जल को बूढ़ी गंडक में मोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर चल रहा है काम। बिहार सरकार राज्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। अब बागमती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत देने के लिए मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल जल संसाधन विभाग बागमती नदी के सरप्लस जल को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के पूरा हो जाने से शिवहर और पूर्वी चंपारण जिले के हजारों लोगों को बागमती नदी से आने वाले बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। बिहार की सरकार ये बागमती नदी का जो धारा है, जो पानी है, उसको मोड़कर गंडक नदी में गिराने का जो काम कर रही है। निश्चित रूप से ये जो शिवहर जिला है और पूर्वी चंपारण जिले का एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसको बाढ़ से राहत मिलेगी। बिहार सरकार की इस योजना के तहत शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा स्थल से पुरानी बागमती की धारा यानी बेलवा मीनापुर लिंक चैनल को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ दिया जाएगा। इससे शिवहर के पिपराही प्रखंड और पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड की बड़ी आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र के कई गांवों को बागमती नदी की बाढ़ से होने वाली त्रासदी से राहत मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और जनजीवन और अधिक आरामदायक हो जाएगा। चाहे आधारभूत संरचना हो या फिर किसानों के फसल पैदावार हो, वो सब बाढ़ को भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए इस विभाग के मैंडेट में प्राथमिकता में बाढ़ प्रबंधन भी होता है और धीरे धीरे अब जब जल संसाधन हो गया है, जो लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी देखना इस विभाग के मैंडेट में धीरे धीरे आ गया है। इस मेगा प्लान के पूरा होने से हर साल बागमती नदी की वजह से आने वाले बाढ़ से मचने वाली तबाही से राहत मिलेगी। साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए किसानों को पानी की कमी नहीं होगी, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे पूरे इलाके में समृद्धि आएगी। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी बिहार में बाढ़ के प्रबंधन को लेकर काफी गंभीर है। कोसी और गंडक जैसी नदियों का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही बागमती के सरप्लस पानी को डाइवर्ट करने से एक बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। भाजपा ने विधानसभा में महिलाओं को सरकारी सहायता में विषमता का मामला उठाया। विपक्ष ने जहां मैया सम्मान योजना की तर्ज पर दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को 2500 रुपए देने की वकालत की, वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का आकलन कर इस पर विचार करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की सियासत गर्म। भाजपा ने
विधानसभा में महिलाओं को सरकारी सहायता में विषमता का उठाया मामला। विधानसभा में योजना की खामियां गिनाने में जुटा विपक्ष। मैया सम्मान योजना के बराबर सामाजिक पेंशन राशि देने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान। भाजपा ने सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं पर अनदेखी का लगाया आरोप। सरकार ने अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का आकलन कर इस पर विचार करने का दिया भरोसा। मैया सम्मान योजना पिछले 1 वर्ष से झारखंड के सभी मुद्दों पर भारी पड़ती दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राज्य के वार्षिक बजट में यह सब पर हावी है। इस योजना को लेकर पहले से ही हमलावर भाजपा ने सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए विषमता दूर करने की मांग की है। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मांग रखी कि सेविका, सहायिका और रसोइया को काम करने के एवज में 2000 रुपए मिलते हैं, जबकि मैया सम्मान में इससे ज्यादा राशि मिलती है। इसे बराबर किया जाना चाहिए। जो 2000 रुपया सेविका, सहायिका, स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलेगी कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। इसके बाद तो सदन में इस मामले पर अनुपूरक सवालों की बौछार शुरू हो गई। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी पूछा कि क्या सरकार दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपए देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सरकार को मैया सम्मान योजना के लाभुकों और अन्य महिलाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शेष महिलाओं को 2500 रुपया सरकार दे रही है, तो सीधा सीधा प्रश्न इतना ही बनता है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती राज्यों में किस तरह की व्यवस्था है, उसका आकलन करने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। वहीं विपक्ष के दबाव में सरकार ने सदन को यह जानकारी दी कि रसोइया का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जा रहा है। हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी। 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक रामेश्वर उरांव भी विपक्ष के साथ दिखे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और जो काम नहीं कर रही हैं उन्हें ज्यादा पैसे। सरकार को इसे बराबर करने पर विचार करना चाहिए। जो काम नहीं प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जहां एक ओर बिना काम किए महिलाओं को 2500 रुपए दे रही है, वहीं काम करने वाली महिलाओं को इससे भी कम राशि मिल रही है, जिसके कारण उनका मनोबल टूट रहा है। साथ ही वृद्ध, दिव्यांग और विधवा की पेंशन राशि भी मैया से कम होने के कारण उनमें असंतोष बरकरार है। रांची से डीडी न्यूज के लिए राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब आपको लिए चलते हैं बस्तर, जहां के अधिकतर गांव आज भी नो नेटवर्क जोन में है। इन गांव में दाखिल होते ही पेड़, पहाड़ियों की चोटियों पर नेटवर्क की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 7 से 8 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजापुर जिले के वर्दल्ली गांव में मोबाइल की घंटी बजते ही नेटवर्क की तलाश का सिलसिला खत्म हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ बस्तर से ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित बीजापुर के गांव में लगा मोबाइल टावर। आजादी के 75 साल बाद नक्सल प्रभावित वर्दल्ली में मिली इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट की सुविधा मिलने से ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह। बीजापुर के ग्रामीणों को अब मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सलियों से प्रभावित रहा है। ऐसे में इस संभाग के कई ऐसे गांव हैं जहां विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही बीजापुर जिले के कई गांव का हाल है, जहां पर आजादी के 70 साल बाद पहली बार क्षेत्रवासी मोबाइल फोन पर बात कर सकेंगे। नेटवर्क के अभाव में ये लोग समाज की मुख्य धारा से पहले ही पूरी तरह से कटे हुए थे। यहां मोबाइल टावर लगने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।
इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के वर्दली गांव को आखिरकार नेटवर्क टावर मिल गया है, जो इस क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह सुदूर गांव भारत की आजादी के बाद से मोबाइल नेटवर्क से वंचित था। हम अभी सारी स्कीम्स जो शासन की है उसको ऑनलाइन माध्यम से ही ऑनलाइन ही इम्प्लीमेंट कराते हैं। अभी वर्दली में टावर लगे 2 ही महीने हुए हैं। वहाँ के स्कूलों में, राशन दुकानों में, धान खरीदी केंद्रों में हम लोग तुरंत कनेक्ट हो पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है पहले उन्हें सुविधाओं के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस पर बहुत पैसा खर्च भी करना पड़ता था। अब यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी के अभाव में गांव वालों को अपना काम करवाने के लिए चेरपल्ली जाना पड़ता था। अब सब कुछ यही हो जाता है। अब ग्रामीण चिकित्सा आपातकाल के मामलों में सीधे एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। अभी विलियम्स के बारे में सुविधा है, लड़के लोग पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी सुविधा है। अभी नेटवर्क आने के कारण अभी जहाँ से वहीं से अपने को फोन कर लेते हैं, सुविधा के अनुसार चलना पड़ता है सर। अभी नेटवर्क आने के कारण सर हम लोग को मनरेगा वाला भी अपने खाते में भी पैसा भी बराबर ही चाह रहा है। हम लोग को दूर जाने का काम भी हम लोग को पास में हो रहा है। नक्सल प्रभावित बीजापुर के वर्दली गांव जैसे दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क सेवा का आना स्थानीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार ला सकता है। अब यहाँ मोबाइल टावरों की स्थापना और तेज इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई राह खुल चुकी है। यह मोबाइल टावर नक्सलवाद में नेटवर्क की गति को बेहतर बना रहा है, जिससे यहाँ के लोग अब देश और दुनिया में आसानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के बच्चों और छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया है उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जिला ने कई नई पहल की है। जिले में जहां एक और वॉर रूम के जरिए मरीजों की निगरानी की जाती है, वहीं निजी अस्पतालों और लैब को शामिल कर नए मरीजों की पहचान कर इलाज के दायरे में उन्हें लाया जाता है। नतीजा ये है कि सिद्धार्थनगर का 216 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो गया है। कैसे पीएम मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगा है यूपी का सिद्धार्थनगर जिला, कैसे जिले के लोगों को टीबी रोग जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जन भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ लगातार टीबी मरीजों की निगरानी की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। हमारे साथ सिद्धार्थनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजा गणपति आ रहे हैं। सर, टीबी मुक्त अभियान के लिए डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ चलाया जा रहा है, क्या खास इनिशिएटिव आपने लिया? हम लोगों ने अभी जनपद में कुल 1136 गांव पंचायतों में 216 गांव पंचायत का हम लोगों ने टीबी मुक्त कराया जा चुका है आज के तारीख में। और जनपद का कुल पॉपुलेशन 32 लाख है और 32 लाख पॉपुलेशन में 12 लाख वल्नरेबल पॉपुलेशन का हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया। और ये ममूत एक्सरसाइज के बाद 2346 मरीजों को हम लोगों ने नोटिफाई किया और नोटिफाई करने के बाद निक्षय मित्र के माध्यम से इन लोगों को लगातार संपर्क में भी रहा और एक टीबी मरीज को हम लोगों ने लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से फ़ोन करके इन लोगों को बात भी किया है। डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में पैसा पहुंचवाने का काम भी किया है जो शासन का बजट था। और साथ ही साथ जो जन भागीदारी का बढ़ाने का क्रम पे निक्षय मित्र भी हम लोग ने बनवाया। लगभग आज के तारीख में 32,000 निक्षय मित्र हैं जनपद सिद्धार्थनगर में। जन भागीदारी के तहत आप किस तरीके से ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उनको जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ वार रूम से कैसे कंट्रोल करते हैं? इसके तहत जो कंट्रोल रूम का जो नोडल ऑफिसर है ये लगातार मॉनिटर भी करेंगे और टीबी मरीज से बात भी करेंगे और इनका इलाज के संबंध में भी पूछेंगे और साथ ही साथ इनका जो डीबीटी में खाते में पैसा जाना है इसके संबंध में भी पूछेंगे। और इससे इन लोगों को एक विश्वास और ट्रस्ट भी बढ़ती है जिला प्रशासन के ऊपर। जन भागीदारी लाने के लिए सम्मानित प्रधानगण के साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधि एमपी साहब, एमएलए साहब और माननीय प्रभारी मंत्री जी सबका हम लोग ने मदद लिया है। क्या कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए आपकी तरफ से और चैलेंज क्या है? प्राइवेट लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। टीबी चैंपियंस और के रूप में मरीज को भी हम लोगों ने पहचान दिया और साथ में प्रधान जी को भी मतलब पहचान दिया जो हम लोग के साथ काम किया।
और आपने भी निक्षय मित्र के तहत मरीज को गोद लिया है, तो उसको उनसे कैसे संवाद करते हैं, कैसे आप पहुंचते हैं? देखिए, मैं और मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी सब लोगों ने दो मरीज को हम लोगों ने संपर्क किया है। संपर्क करके इन लोगों को हम हालचाल भी पूछते हैं और साथ में इन लोगों को निक्षय पोषण पोटली भी मतलब हम लोगों ने वितरित किया है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। और आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन माध्यम से काम करना जितना आसान है, एहतियात बरतनी, सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। साइबर फ्रॉड की दुनिया में महिलाओं को भी कई तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है, अश्लील तस्वीरें भेज रहा है, कॉल करके परेशान कर रहा है, या फिर स्कैमर घर बैठे पैसे कमाने के ऑफर या मैट्रिमोनियल स्कैम जैसे फ्रॉड के माध्यम से महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। अपराध कैसे भी हो, गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं चुप न रहें बल्कि शिकायत करें, और इसीलिए साइबर क्राइम पोर्टल पर यह सुविधा दी गई है कि महिलाएं अपनी पहचान बिना बताए भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं को यह समझना जरूरी है कि साइबर अपराध कोई भी हो, चुप न रहें। आप देखोगे गृह मंत्रालय के जो पोर्टल में क्यों डाला गया, क्योंकि ऐसा था सिस्टम में। जब एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि वे विमेन कंप्लेंट नहीं कर रही हैं। हमारे पास जो नॉर्मल कंप्लेंट पोर्टल पर कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने एक अलग सेक्शन डाला और अब आती है, तो उसमें अच्छी कंप्लेंट आती है और वर्कआउट भी होती है। मैं ये भी कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ लोगों को कि लोगों को लगता होगा कि सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। क्योंकि कई सारे केसेस में सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना ही बहुत बड़ा कंक्लूजन होता है। साइबर अलर्ट में इस बार करेंगे बात महिलाओं की और साइबर फ्रॉड की, और कैसे महिलाओं का प्रयोग कर साइबर फ्रॉड करते हैं ये फ्रॉडस्टर्स। हमें बात करते हुए कितना टाइम हो गया ना? आई थिंक हमें मिल लेना चाहिए अब। हाँ, लेट्स गो ऑन अ डेट। सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाय 10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं। जब एनालाइज किया गया तो पता पड़ा कि वे विमेन कंप्लेंट नहीं कर रहे। लोगों को लगता होगा कि सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और क्रिमिनल पकड़े जाते। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।